संग्राम सिंह हैरान रह गया, जमाल तक कैसे पहुंचोगे? अभी अभी तो तुमने कहा वो काबुल में है। उद्धरण, उस तक पहुंचने के लिए हमें काबुल जाना पड़ेगा सर, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। संग्राम ने सोचते हुए अपने माथे पर हाथ फिराया। क्या तुम्हें लगता है जमाल काबुल में मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। उद्धरण, विक्रम ने पूरे विश्वास के साथ बताया, इन्फॉर्मेशन हमें लैपटॉप से मिली है। जमाल की लोकेशन काबुल ही है। ज़्यादातर वक्त परवेज़ भी उसके साथ काबुल में रहता है। आतंकवादियों के जितने भी गिरोह है, जमाल उनका मास्टरमाइंड है। अगर एक बार जमाल हमारे हाथ लग गया तो मुझे लगता है पड़ोसी देश के आतंकवाद फैलाने वाले पूरे संगठन को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। उद्धरण, कुछ देर की चुप्पी के बाद संग्राम ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विक्रम। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हमें परमिशन मिल जाए। तब तक तुम लोग आराम करो और मेरे फ़ोन का इंतजार करो। फ़ोन काटने के बाद विक्रम ने संग्राम के निर्देश शांतनु और अदिति को बताए। इसके बाद वो लोग होटल लौट गए। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद शांतनु भी विक्रम और अदिति के कमरे में आ गया और वो लोग संग्राम के फ़ोन का इंतजार करने लगे। अदिति को चिढ़ाने के लिए शांतनु ने कहा, पता है विक्रम, अदिति को लग रहा था कि तुम बिल्डिंग से नीचे आने में डर रहे हो, इसलिए तुमने मुझे सहारा देने को कहा है। उद्धरण, आदित्य ने आंखें तरेर कर शांतनु को देखा। विक्रम ने कंधे उचकाए, ठीक तो है, इतनी ऊपर से सिर्फ एक तार पकड़ के आने में किसी को भी डर लगेगा। उद्धरण, अदिति ने नाक चढ़ाकर सफाई दी, मैं तो पहली बार मिली हूं तुम लोगों से, मुझे कैसे पता होगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला था? उद्धरण, विक्रम हल्के से मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हो जाता है। उद्धरण, शांतनु हंस पड़ा, जब विक्रम पहले मिशन के लिए मेरी टीम में आया था तो हमारी टीम के राघव ने इसको चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही विक्रम की पकड़ में आ गया। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुम क्या करते विक्रम? एक आधा हाथ पैर तो तोड़ ही देते। उद्धरण, अदिति के पूछने पर शांतनु ने पूरा किस्सा सुनाया। ओह, तो तुम लोग सैनिक हो, इसलिए सुसाइड नोट लिखना पड़ता है, अदिति ने समझते हुए कहा। और तुम? विक्रम ने पूछा। जानता हूं कुछ और नहीं बता सकती, पर ये तो बता सकती हो कि क्या तुम भी संग्राम सर की एजेंट हो या किसी और एजेंसी की? अदिति ने उन दोनों को देखा। क्या फर्क पड़ता है, मैं बस एक गुमनाम एजेंट हूं जिसने देश की जमीन को छूकर यह कसम खाई है कि इस जमीन पर बाहर वालों को दाग नहीं लगाने दूंगी। मेरी जिंदगी भी देश के नाम है और मौत भी देश की रक्षा करते हुए ही होगी, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। उद्धरण, विक्रम ने 2 उंगलियों से अदिति को सैल्यूट किया। तुम गुमनाम नहीं हो। जंग में मरने वाले हर सैनिक का नाम देश के लोगों को भले ही पता नहीं होता, लेकिन उनका दिल उन सभी सैनिकों को हमेशा नमन करता है जिनकी वजह से वो शांति के माहौल में चैन की सांस लेते हैं। उद्धरण, ओके बॉस, अदिति ने हंसकर कहा। वैसे तुम लोगों का भी प्लान जबरदस्त था। उद्धरण, विक्रम को लगा वो आतंकवादियों का ऑफिस उड़ाने के प्लान की बात कर रही है, इसलिए उसने बताया, बम की पेटियों को नष्ट करना जरूरी था। मुझे पता था धमाके के बाद सारे गार्ड अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए सोचा आखिरी वक्त पर धमाका करके फिर वहां से निकलेंगे। उद्धरण, अदिति ने उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। धमाके का आइडिया तो धमाकेदार था ही, लेकिन मैं दूसरे प्लान की बात कर रही थी। तुमने और शांतनु ने शकील के सामने नर्म और गर्म बनने का जो गेम खेला, कमाल का था। एक बार तो मुझे भी लगने लगा कि शांतनु को इतनी क्या हमदर्दी हो रही है एक आतंकवादी से, पर जब उसकी बातों में आकर शकील सचमुच तोते की तरह पटपट करने लगा तब मुझे तुम दोनों की ट्रिक समझ आई। क्या शीशे में उतारा तुमने उसको शांतनु? उद्धरण, शांतनु ने मुस्कुरा कर कहा, पुरानी ट्रिक है लेकिन हर बार काम करती है। उद्धरण, तारांकन। उधर दिल्ली में सुबह 9 बजे मंत्री जी का दफ्तर खुलते ही संग्राम रमन और पठानिया के साथ वहां पहुंचा। रक्षा मंत्री के सेक्रेटरी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। आप लोग क्या रात को बाहर ही सोए थे जो इतनी सुबह आ पहुंचे? अभी तो मंत्री जी घर से भी नहीं निकले। उद्धरण, रमन ने घड़ी पर नजर डाली, कितनी देर में यहां पहुंच जाएंगे? उद्धरण, सेक्रेटरी ने मुंह बनाया, अब मंत्री जी आपके हिसाब से आएंगे क्या? वैसे 10 बजे उनकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, तब तक आ ही जाएंगे। उसके बाद अगर वक्त हुआ तो मैं आप लोगों को मिलने का टाइम दिलवा दूंगा। उद्धरण, संग्राम ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, अगर वक्त की इतनी कमी है तो रहने दीजिए। कल को जब रक्षा मंत्री फ़ोन करके पूछेंगे कि उनकी परमिशन के बिना काम कैसे हुआ तो मैं बता दूंगा कि उनके सेक्रेटरी ने हमें मिलने नहीं दिया। उद्धरण, संग्राम रमन और पठानिया बहुत बार मंत्री जी के ऑफिस आते थे। सेक्रेटरी उन्हें अच्छी तरह जानता था। संग्राम की बात सुनकर वो समझ गया कि उनके सुबह सुबह आने के पीछे कोई बहुत जरूरी कारण होगा। उसने मंत्री जी को फ़ोन मिलाया और धीरे से तीनों के आने की सूचना दी। 10 मिनट बाद मंत्री जी की गाड़ी ऑफिस में पहुंच गई। उनसे मिलकर जब उन्हें बैंकॉक के सारे हालात बताए गए तो रक्षा मंत्री बहुत खुश हो गए। तुम्हारे एजेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है संग्राम। आतंकवादियों के साथ साथ उनके तैयार किए हुए गोला बारूद भी खाक कर दिए। उनका प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। संग्राम ने गंभीरता से कहा, जो खाक हुआ है वो उनके प्लान का 10वां हिस्सा था।
बाकी 9 अभी भी खतरा बनकर हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं। उद्धरण, रक्षा मंत्री चौंक गए, ये तुम क्या कह रहे हो? संग्राम ने उनको लैपटॉप से मिली जानकारी के बारे में बताया और साथ ही उस नक्शे का प्रिंट दिखाया जो विक्रम ने भेजा था। उस पर जगह जगह बने लाल निशान देखकर रक्षा मंत्री के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये लोग आखिर कब तक खून बहाते रहेंगे? किस चीज़ की भूख है इन्हें जो इतनी मासूम जाने लेने के बाद भी खत्म नहीं होती? उद्धरण, रमन ने जवाब दिया, ये ऐसे लालची लोग हैं जिन्हें जितना भी मिल जाए इनका पेट नहीं भरता और लालच में अंधे होकर ये अपने से कमजोर को कुचलकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। अपनी ताकत और सत्ता के लालच में ये लोग कट्टरता फैलाते हैं जिससे मजहब के नाम पर आज की पीढ़ी को गुमराह कर सकें। उद्धरण, रक्षा मंत्री ने थके हुए स्वर में कहा, पता नहीं कब खत्म होगा ये भयानक खेल। संग्राम ने मौका देखकर अपनी बात रखी, इस खेल को खत्म करने का एक तरीका है मंत्री जी। उद्धरण, रक्षा मंत्री उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे, क्या है वो तरीका, जल्दी बताओ। उद्धरण, संग्राम ने उन्हें जमाल के बारे में बताया और उसके काबुल में होने की खबर दी। फिर उसने कहा, अगर मेरे एजेंट जमाल तक पहुंचकर उसी को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके संगठन की नींव हिल जाएगी। मुझे यकीन है जमाल की मौत के बाद आने वाले वक्त में जल्दी से कोई नया आतंकवादी गिरोह नहीं बन पाएगा। उद्धरण, लेकिन जमाल को काबुल से निकालोगे कैसे? रक्षा मंत्री ने पूछा। संग्राम ने लंबी सांस लेकर कहा, उसे काबुल से बाहर लाना मुमकिन नहीं है। उसे सतर्क किए बिना वहीं जाकर उस पर हमला करना होगा। उद्धरण, क्या तुम पागल हो गए हो? रक्षा मंत्री बौखला गए। रमन ने संग्राम का साथ दिया, बहुत मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन मिली है सर, अगर जमाल हमारे हाथ लग गया तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। उद्धरण, रक्षा मंत्री ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, पर उसके लिए तुम अपने एजेंट को काबुल भेजना चाहते हो? कोई और जगह होती तो हम इंतजाम कर सकते थे, लेकिन काबुल, वहां जाने का तो मतलब ही नहीं उठता। उद्धरण, संग्राम ने फिर से कोशिश की, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी लोहा गर्म है, अगर अभी हथौड़ा नहीं मारा तो हमारा वार बेकार हो जाएगा। उद्धरण, रक्षा मंत्री ने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, तुम लोग यही इंतजार करो, मेरी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, मैं उनसे बात करके देखता हूं, लेकिन पहले ही बता रहा हूं ज्यादा उम्मीद मत रखना। उद्धरण, उनके जाने के बाद रमन ने पठानिया से पूछा, क्या अफगानिस्तान में हमारी सेना की तरफ से मदद मिल सकती है? पठानिया ने इनकार में से हिलाया, वहां हमारी फौज को तैनात नहीं किया जाता। कुछ साल पहले एक टुकड़ी को भेजा था, वो भी सिर्फ वहां फंसे हमारे देश के लोगों को सही सलामत वापस लाने के लिए। उनके हवाई इलाके में हमारे जहाज और हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकते। उद्धरण, संग्राम ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा, इस जमाल को भी काबुल में ही जाकर डेरा डालना था, अगर किसी भी और देश में होता तो रक्षा मंत्री फौरन हाँ कर देते हैं। उद्धरण, रमन ने चिंतित नजरों से उसे देखा, अगर हमें इजाजत नहीं मिली तो क्या करेंगे? हाथ में आए शिकार को ऐसे ही बच के निकल जाने देंगे? देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। संग्राम ने बंद दरवाजे की तरफ नजर डाली, तभी दरवाजा खुला और एक आदमी उनके पास आया, आप तीनों को प्रधानमंत्री ने बुलाया है। उद्धरण, जब वो लोग प्रधानमंत्री के ऑफिस में पहुंचे तब तक शायद रक्षा मंत्री उन्हें सारी बात बता चुके थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर परेशानी और उलझन के भाव थे। उन्होंने संग्राम से कहा, ये अरेंज करना तो आसान नहीं होगा संग्राम, तुम जानते हो अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं। उद्धरण, जी सर, लेकिन अगर जंगली जानवर का शिकार करना है तो जंगल में जाना ही पड़ेगा। संग्राम ने जवाब दिया, जंगल में इतना खतरा नहीं होता, ये लोग जंगली जानवरों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। काबुल में हमारी एम्बेसी के लोगों की हिफाजत करने में ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। वहां की कोई गली, कोई इमारत सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर, बाजारों में, होटल में आए दिन बम फटते हैं। सड़कों पर जगह जगह तालिबान की नाकाबंदी रहती है, जरा सा भी शक होने पर वो गाड़ी में बैठे सब लोगों को भून देते हैं। हम अपने एजेंट्स को वहां भेजकर उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, प्रधानमंत्री ने कहा। संग्राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुक्के से हमारे हाथ लगी है, अगर अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये जमाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कब तक हम छोटे छोटे प्यादों को मारकर खुश होते रहेंगे? उनको शाह और मात देने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। उद्धरण, लेकिन किस कीमत पर? प्रधानमंत्री ने गुस्से से पूछा, अगर हमारे एजेंट उस तक पहुंचने से पहले ही किसी ब्लास्ट में या वहां के आतंकवादी की गोली से मारे गए तो? नहीं संग्राम, जानबूझकर मैं उन्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। उद्धरण, पठानिया ने धीरे से गला साफ किया, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं सर। हर एजेंट दिल से एक सैनिक होता है, जंग हो या मिशन, उसका हर कदम मौत की गोद में होता है। कोई सैनिक मौत के डर से पीछे नहीं हटता। उद्धरण, प्रधानमंत्री ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन उनकी मौत का कारण मैं नहीं बनना चाहता। उद्धरण, अपने गुस्से पर काफी देर से काबू कर रहे संग्राम से रुका नहीं गया, आज अगर हमने जमाल को यूं ही छोड़ दिया तो हमारे देश पर आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहेगा।
न जाने कितने मासूम लोग बिना किसी कसूर के मारे जाएंगे। आतंकवादियों को रोकने और पकड़ने के लिए पता नहीं कितने पुलिस वाले सीने पर गोली खाएंगे, कितने सैनिक शहीद होंगे और हमारे कितने एजेंट बलि चढ़ जाएंगे। उन सब का जिम्मेदार कौन होगा? क्या उस वक्त हमारा प्रशासन याद करेगा कि ये जमाल को जिंदा छोड़ने की गलती की वजह से हुआ है? इस एक गलती का हर्जाना पता नहीं कितने लोगों के खून से भरना पड़ेगा। उद्धरण। प्रधानमंत्री ने गहरी नज़र से संग्राम को देखा। जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता। आज इस देश का प्रधानमंत्री होने की वजह से मैं आज के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मेदार हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाले कल में लोगों की जान बचाने के लिए मैं आज अपने हाथ से अपने एक भी देशवासी की मौत का फरमान लिखूँ। उद्धरण। रक्षा मंत्री ने उन तीनों को समझाते हुए कहा, सरकार की तरफ से अफगानिस्तान जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वहां जाने का फ़ायदा है भी या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वहां जाने से तुम्हारे एजेंट्स को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर हमें दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेना होता है। उद्धरण। लंबी सांस लेकर संग्राम खड़ा हो गया। ठीक है सर, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उद्धरण। ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आने बाद अपनी कार के पास खड़े होकर रमन ने संग्राम से पूछा, अब क्या करोगे? अब तो विक्रम और शांतनु को वापस ही बुलाना पड़ेगा। उद्धरण। पठानिया ने दुखी आवाज में कहा, ये ठीक नहीं हुआ। इतनी बड़ी लीड हाथ लगी थी। मुझे अपने लड़कों पर पूरा भरोसा है, अगर उन्हें वहां जाने का मौका मिलता तो उनके कमाल के आगे ये जमाल टिक नहीं पाता। आज ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पर दुश्मन हमारी तरफ बढ़ता चला रहा है और हमें गोलियां चलाने की परमिशन नहीं है। अपने देश को दुश्मन से बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप खड़े उसके कदमों को देख रहे हैं जो किसी भी वक्त बॉर्डर पार करके हमारी जमीन तक पहुंच जाएंगे। उद्धरण। रमन ने गुस्से में एक हाथ की मुट्ठी को दूसरे हाथ की हथेली पर मारा। जब सब कुछ होते हुए भी सरकार से एक हाँ नहीं मिलती तो लगता है एजेंसी चलाने की जगह इलेक्शन लड़कर मंत्री बन जाना चाहिए था। उद्धरण। संग्राम ने उन दोनों की तरफ गहरी नज़र से देखा। अगर सरकार की हाँ नहीं मिली तो हम उसके बिना ही ये मिशन पूरा करेंगे। उद्धरण। क्या? रमन और पठानिया ने चौंक कर एक साथ पूछा। क्या ये मुमकिन था? बिना किसी मदद और इजाज़त के क्या विक्रम, शांतनु और अदिति इस मिशन को पूरा कर सकते थे?